हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मेघा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक। दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण की हम लोग बात कर रहे थे। सूक्ष्म शिक्षण का पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। जिन फ्रेंड्स ने नहीं देखा है, एक बार चैनल पर जाकर के देखें। उन्हें सूक्ष्म शिक्षण का जो पार्ट है, मनोविज्ञान की जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें पार्ट नंबर 1 देखने को मिलेगा। और साथ में जो है जितना भी स्टडी मटीरियल वहाँ पर डाला हुआ है, आप लोगों के लिए ही डाला हुआ है दोस्तों, तो आप लोग उसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। रीड की यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म शिक्षण का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर जाकर के देखें। इससे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्टि के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण में जो प्रतिपुष्टि है उसके मेनली जो है 3 प्रकार बताए गए हैं, तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, प्रतिपुष्टि के प्रकार से संबंधित है, तो देखिए ऑडियो वीडियो प्रतिपुष्टि, जिसे स्व प्रतिपुष्टि भी कहा जाता है, बी परिवेक्षक प्रतिपुष्टि और सहपाठी प्रतिपुष्टि। देखिए, इन्हें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऑडियो वीडियो प्रतिपुष्टि क्या होती है। इसमें जो है जब टीचर पढ़ा रहा होता है, जिसको जो है सूक्ष्म शिक्षण करवाया जा रहा होता है, तो उसका ऑडियो वीडियो बना लिया जाता है और बाद में जो है जो टीचर जो कि पढ़ा रहा होता है, बाद में स्वयं ही उस ऑडियो वीडियो को देख करके उसमें अपनी गलतियां देख सकता है और उन्हें सुधार कर सकता है। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ किस्म की जो है प्रतिपुष्टि ये कहलाती है। बी जो होता है परिवेक्षक प्रतिपुष्टि होती है। आपने देखा होगा, अगर आपने बीएड बीएसटीसी किया है, तो आप जब लेसन प्लान पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, कक्षा जो शिक्षण चल रहा होता है आपके द्वारा, तो वहाँ पर जो है आपके जो इन्विजिलेटर हैं वो आते हैं और कुछ रिमार्क दे करके जाते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, तो वो जो होती है वो परिवेक्षक प्रतिपुष्टि कहलाती है दोस्तों। और सहपाठी प्रतिपुष्टि जो होती है वो होती है कि आप ही के सहपाठी, आप ही के साथ जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, वो आपके शिक्षण कार्यों को ऑब्जर्व करते हैं और अपने रिमार्क देते हैं। इसे सहपाठी प्रतिपुष्टि कहते हैं। ये तीनों ही प्रकार जो हैं प्रतिपुष्टि के पाए जाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, निम्न में से प्रतिपुष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्रकार कौन सा है। तो देखिए, स्व प्रतिपुष्टि, जिसे ऑडियो वीडियो प्रतिपुष्टि भी कहा जाता है, निम्न में से सर्वश्रेष्ठ प्रकार वही है, तो ए जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, किस प्रतिपुष्टि से प्राप्त परिणाम विश्वसनीय होते हैं। तो देखिए, स्व प्रतिपुष्टि, जिसे ऑडियो वीडियो प्रतिपुष्टि भी कहा जाता है, उससे प्राप्त परिणाम जो है सर्वाधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि उसमें देखिए टीचर की पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है। टीचर खुद देख सकता है कि उसने क्या गलतियां की हैं और किस जगह उसे सुधार की आवश्यकता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, किस प्रतिपुष्टि में शिक्षक द्वारा पक्षपात की संभावना रहती है। तो देखिए, पर्यवेक्षक प्रतिपुष्टि जो होती है उसमें शिक्षक द्वारा पक्षपात की संभावना रहती है। कुछ टीचर्स होते हैं, उनके फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, तो देखिए उनको तो पॉजिटिव रिमार्क दे दिए जाते हैं, और जो टीचर्स को ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, उनको देखिए प्यूपिल टीचर की मैं बात कर रही हूँ, उनको देखिए वो लोग क्या करते हैं कि अपनी तरफ से कुछ भी नेगेटिव रिमार्क कई बार दे देते हैं। तो पर्यवेक्षक प्रतिपुष्टि में जो है पक्षपात की काफ़ी संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सबसे कम विश्वसनीय प्रतिपुष्टि निम्न में से कौन सी है। तो देखिए, सबसे कम विश्वसनीय प्रतिपुष्टि की बात करें तो सहपाठी प्रतिपुष्टि है, क्योंकि सहपाठी जो होते हैं अपने से अच्छा रिमार्क कभी नहीं देना चाहेगा, क्योंकि देखिए अगर हम लोग ट्रेनिंग में हैं और हम लोग सेम लेवल पर काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा सबसे बेस्ट हो, हमारी जो फाइल है उसमें रिमार्क सबसे बेस्ट हो। तो देखिए, हर जो सहपाठी होता है वो दूसरे सहपाठी को उतना अच्छा रिमार्क नहीं देता है, पॉजिटिव नहीं देता है। कई बार जो है जेलसी की वजह से नेगेटिव रिमार्क भी दे दिए जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय है, तो सी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र या प्रक्रिया किन अधिगम सिद्धांतों का अनुपालन करती है। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र या जो प्रक्रिया होती है वो सामाजिक अधिगम का भी अनुपालन करती है, क्योंकि इसमें प्रेक्षणात्मक अधिगम होता है। देखिए, जो इन्विजिलेटर है वो केवल ऑब्जर्व करता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो है अनुपालन करती है, क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो प्रतिपुष्टि दी जाती है, पुनर्बलन दिया जाता है, उसमें तुरंत पुनर्बलन जो है दिया जाता है, तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन से भी संबंधित है। साथ ही साथ जो है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का भी अनुपालन करती है, क्योंकि इसमें लगातार त्रुटि बता करके सुधार के मौके दिए जाते हैं और टीचर को परफेक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर स्किल में। तो देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी इससे संबंधित है। सूझ का सिद्धांत इसलिए है दोस्तों कि कई बार टीचर को
बार बार जो है प्रैक्टिस करते हुए अचानक से सूझता है कि उसे किस तरीके से अपने में सुधार करना है, तो देखिए सूझ के सिद्धांत पर भी आधारित है। तो आंसर जो हो जाएगा ई, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण चक्र का अगर हम प्रारंभ की बात करें तो ये पाठ योजना से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का अंत कहाँ होता है? तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो अंत है वो पुनः पाठ योजना निर्माण पर जाकर के होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, सूक्ष्म शिक्षण किससे पहले का अभ्यास माना जाता है? तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण जो है व्यवहारिक शिक्षण से पहले का अभ्यास माना जाता है, क्योंकि काल्पनिक तो शिक्षण का प्रकार है ही नहीं, कल्पना में कोई शिक्षण नहीं करवाया जाता है। अगर कोई शिक्षण कार्य है तो वास्तविक रूप से ही करवाया जा रहा है। और देखिए वास्तविक शिक्षण से पहले का अभ्यास नहीं है, क्योंकि देखिए जब माइक्रो टीचिंग में जो टीचर है वो स्किल डेवलप कर रहा होता है तो उस वक्त भी वो टीचिंग तो करवा ही रहा होता है, यानी कि शिक्षण तो करवा ही रहा होता है। वो कोई कल्पना में तो शिक्षण करवा नहीं रहा होता है, वास्तविक स्वरूप में ही करवाता है। केवल व्यवहारिक शिक्षण यानी कि बच्चों को शिक्षण देने से पहले, स्टूडेंट्स को शिक्षण देने से पहले, किसी जगह नियुक्ति होने से पहले जो है सूक्ष्म शिक्षण का अभ्यास करवाया जाता है, ताकि टीचर जो है स्किल में जो है पूरी तरीके से पारंगत हो सके। तो देखिए बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण की आदर्श समय सीमा 36 मिनट होती है। आप लोग इस लाइन को बिल्कुल याद रखें कि आदर्श समय सीमा की अगर बात करें तो वो 36 मिनट मानी गई है, पर अगर सामान्य समय सीमा की हम बात करें तो वह कितनी हो सकती है? सामान्य का मतलब है दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर जो है 36 मिनट में अपना शिक्षण कार्य कंप्लीट कर दे और फिक्स वही रहे टाइम। तो कुछ जो है एवरेज टाइम माना गया है, और वो टाइम है दोस्तों 36 से 45 मिनट का जो टाइम है वो एवरेज टाइम, यानी कि जो सामान्य टाइम है, औसत टाइम है इसका, वो माना गया है। तो सी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण पाए जाते हैं? तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण में जो है टोटल 6 चरण पाए जाते हैं। पहला जो चरण है दोस्तों वो है पाठ योजना निर्माण। उसके बाद शिक्षण कार्य किया जाता है, उसमें 6 मिनट का समय लिया जाता है। फिर प्रतिपुष्टि किया जाता है, वो 6 मिनट का समय होता है। फिर पुनः पाठ योजना निर्माण का कार्य किया जाता है, उसके बाद पुनः शिक्षण और फिर पुनः प्रतिपुष्टि और उसके बाद जो है पाठ योजना निर्माण। इस तरीके से 6 जो चरण हैं ये पूरे किए जाते हैं दोस्तों। और देखिए इसके जो आंसर है बी रहेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें दोस्तों तो है सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए कौशल में दक्षता जो होता है, किसी भी जो सूक्ष्म शिक्षण है वो जो टीचर होता है उसे पर्टिकुलर कौशल में जो है दक्ष बनाता है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो देखिए जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कौशल में दक्षता। इसके जो 6 चरण हैं दोस्तों वो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ कि इसके 6 चरण कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला जो चरण है मित्रों वो है पाठ योजना निर्माण। दूसरा है शिक्षण, मतलब पहले पाठ योजना निर्माण होता है, जो कि जो प्यूपिल टीचर है वो घर से ही बना करके लेकर के आता है। उसके बाद उसका शिक्षण कार्य करवाया जाता है, उसमें 6 मिनट की अवधि दी जाती है। उसके बाद प्रतिपुष्टि के लिए जो है 6 मिनट की अवधि डिसाइड की गई है। फिर जो कमियां रहती है उसमें पुनः पाठ योजना निर्माण करवाया जाता है, उसके लिए 12 मिनट दिए जाते हैं जो कि सर्वाधिक अवधि होती है। इसके बाद जो है पुनः शिक्षण कार्य होता है, फिर पुनः प्रतिपुष्टि दी जाती है और उसके बाद जो है पुनः पाठ योजना निर्माण करवाया जाता है। तो इस तरीके से जब तक जो टीचर है कौशल में पूरी तरीके से पारंगत नहीं हो जाता उसको जो है इन 6 चरणों से बार बार गुजारा जाता है। तो देखिए ये जो था हमारा माइक्रो टीचिंग का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। इसके बाद मैं वीडियो जो अपलोड करूंगी दोस्तों कुछ ही देर बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं आप लोगों को दैनिक पाठ योजना जो है उससे संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, क्योंकि देखिए वो भी एक अहम हिस्सा है हमारे कोर्स का और उसमें से क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहें दोस्तों, और अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं दोस्तों और नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।